दुनिया के नक्शे पर इस वक्त एक ऐसा खेल खेला जा रहा है जिसकी भनक शायद आम आदमी को बिल्कुल नहीं है। एक तरफ समंदर की गहराई में जंगी जहाज़ों की हलचल तेज हो गई है, तो दूसरी तरफ बंद कमरों में दुश्मन देशों के खिलाफ कुछ ऐसी सीक्रेट डील्स हो रही हैं जो रातों रात दुनिया का पावर बैलेंस बदल सकती है। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि भारत सिर्फ अपनी सीमाओं पर सेना खड़ी करके अपनी रक्षा कर रहा है? दोस्तों, क्या आपको लगता है कि जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख के अंदर जो शांति दिख रही है वो सिर्फ एक इत्तेफाक है? आखिर क्यों अचानक से एक जापानी युद्धपोत भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के बेहद करीब आकर के लंगर डाल लेता है? आखिर क्या वजह है कि भारत और जापान गुपचुप तरीके से एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक तैयार कर रहे हैं जो चाइना की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स थ्योरी को हमेशा के लिए समंदर में दफन कर देंगे? और दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल, जापान की सत्ता में बैठी लीडरशिप अपने 50 सबसे ताकतवर अरबपतियों और बिजनेस टाइकून्स को लेकर के अचानक भारत क्यों आ रही है? क्यों जापान जैसा टेक्नोलॉजी का बेताज बादशाह अचानक से भारत के नॉर्थ ईस्ट जंगलों और अंडमान के सुदूर द्वीपों के अंदर अपना खजाना खोल रहा है, जिससे अमेरिका और हमारा दोस्त रशिया भी बेहद परेशान हो चुके हैं और उनके रणनीतिकारों के माथे पर पसीना आ गया है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मुकेश और आज हम इन तमाम सवालों का जवाब किसी आम अखबार की हेडलाइंस से नहीं, बल्कि इनको डेप्थली हम समझने की कोशिश करेंगे। इसके लिए आपको जियोपॉलिटिक्स की उस डार्क और सीक्रेट दुनिया के अंदर उतारेंगे जहां हर हाथ मिलाने के पीछे एक गहरी साजिश होती है और हर एक मुस्कान के पीछे एक खतरनाक स्ट्रेटजी। दोस्तों, आज हम जिस मास्टर स्ट्रोक की बात करने जा रहे हैं वो कोई आम राजनीतिक घटना नहीं है। ये एक ऐसा ग्लोबल ऑपरेशन है जिसने चाइना की रातों की नींद उड़ा दी है और पाकिस्तान को अपने ही बुने हुए जाल के अंदर तड़पने पर मजबूर कर दिया है। तो दोस्तों, आज मैं डेटा, फैक्ट्स और खुफिया इनपुट्स के जरिए इन मास्टर प्लान्स को डिकोड करने वाला हूं जो अगले कुछ ही सालों के अंदर एशिया का पूरा नक्शा बदलने वाले हैं। तो दोस्तों, कहानी की शुरुआत हो रही है एक बहुत ही अहम तारीख से, यानी कि 1 जुलाई 2026 से। दोस्तों, इसी दिन जापान की प्रधानमंत्री सानाए ताकाइची अपने पहले आधिकारिक भारत दौरे पर न्यू दिल्ली पहुंच रही हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि किसी देश के प्रधानमंत्री का आना तो एक रूटीन डिप्लोमेटिक प्रोसेस है, इसके अंदर इतना सस्पेंस क्या है? तो दोस्तों, असली सवाल यहीं से स्टार्ट होता है। ये दौरा कोई आम दौरा नहीं है। सानाए ताकाइची के साथ में 50 से ज़्यादा जापानी कॉरपोरेट और इंडस्ट्रियल लीडर्स का एक ऐसा डेलीगेशन भारत आ रहा है जिसकी नेटवर्थ कई छोटे देशों की जीडीपी से भी ज़्यादा है। ये 16वां भारत जापान एनुअल समिट है और इसके एजेंडे में जो बातें शामिल हैं वो अमेरिका और रसिया जैसे सुपर पावर्स को भी गहरी सोच के अंदर डालने के लिए काफ़ी हैं। दोस्तों, शुरुआत के अंदर ये समिट असम के गुवाहाटी में होने वाला था ताकि दुनिया को एक क्लियर एंड साफ मैसेज दिया जा सके कि जापान भारत के नॉर्थ ईस्ट के अंदर कितनी बड़ी दिलचस्पी ले रहा है। लेकिन फिर कुछ लॉजिस्टिक एंड पार्लियामेंट्री रीजन्स की वजह से इसे न्यू दिल्ली के अंदर शिफ्ट कर दिया गया है, लेकिन लोकेशन बदलने से मकसद नहीं बदला है। लेकिन दोस्तों, जापान का फोकस पूरी तरह से भारत के उसी हिस्से के ऊपर है जिसे हमने दशकों तक मेन स्ट्रीम से थोड़ा सा अलग रखा है, हमारा नॉर्थ ईस्ट। दोस्तों, एक वक्त था जब जापान का इन्वेस्टमेंट सिर्फ दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर या फिर राजस्थान के नीमराना तक सीमित हुआ करता था, लेकिन अब जापान ने भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर का जाल फैलाना स्टार्ट कर दिया है। लेकिन दोस्तों, असली सवाल यहीं से शुरू होता है। आखिर इस दौरे में ऐसा क्या खास है जो इसे अब तक की सबसे इंपॉर्टेंट डिप्लोमेटिक मीटिंग्स में से एक बना रहा है? तो इसका जवाब है सेमीकंडक्टर्स एंड फ्यूचर टेक्नोलॉजी का वो इकोसिस्टम जिसे लेकर के पूरी दुनिया में एक खामोश विश्व युद्ध चल रहा है। दोस्तों, आप जो स्मार्टफोन इस्तेमाल करते हैं, जो गाड़ियां चलाते हैं, आसमान में उड़ने वाले फाइटर जेट से लेकर के समंदर में छिप करके चलने वाले सबमरीन्स तक, सब कुछ इसी छोटे से सेमीकंडक्टर चिप पर टिका हुआ है। ताइवान के बाद में जापान इस चिप मैन्युफैक्चरिंग का बेताज बादशाह है, लेकिन उसे चाइना से हमेशा एक बड़ा खतरा महसूस होता रहा है। जापान को अपनी सप्लाई चेन को सुरक्षित करने के लिए एक विशाल और भरोसेमंद बेस चाहिए और भारत से बेहतर विकल्प आज पूरी दुनिया में कोई नहीं है।
दोस्तों, सनाई तकाइची के साथ में आ रहे 50 से ज़्यादा इंडस्ट्रियल लीडर्स इसी सप्लाई चेन को चाइना से निकाल करके भारत के अंदर शिफ्ट करने का ब्लूप्रिंट लेकर के आ रहे हैं। ये सिर्फ ट्रेड नहीं है, ये एक रणनीतिक शिफ्ट है जो चाइना की इकोनॉमी की कमर तोड़ने की कैपेसिटी रखता है। दोस्तों, यहीं पर कहानी सबसे इंटरेस्टिंग हो जाती है। अगर आप सोच रहे हैं कि ये सिर्फ दिल्ली एंड टोक्यो के बीच का मामला है, तो आप भारत के उस मास्टर प्लान को मिस कर रहे हैं जो भारत के नॉर्थ ईस्ट यानी कि पूर्वोत्तर राज्यों के अंदर चल रहा है। दोस्तों, दशकों तक भारत का पूर्वोत्तर इलाका विकास की रेस में थोड़ा पीछे रहा है, क्योंकि दिल्ली की सत्ता वहां किसी विदेशी निवेश को लेकर के आशंकित रहती थी। लेकिन अब गेम पूरी तरह से पलट चुका है। भारत सरकार की एक्ट ईस्ट पॉलिसी और जापान के फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक विजन ने मिलकर के एक ऐसा डेडली कॉम्बिनेशन बनाया है। दोस्तों, जापान दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जिसे भारत ने अपने सबसे संवेदनशील पूर्वोत्तर क्षेत्र के अंदर भारी इन्वेस्टमेंट करने की खुली छूट दी है। जापान की इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी यानी कि जीका वहां 750 किलोमीटर से ज़्यादा लंबे हाईवेज का जाल बिछा रही है। असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़े किए जा रहे हैं वो सिर्फ सिविलियन इस्तेमाल के नहीं, बल्कि युद्ध की परिस्थिति में भारत की मिलिट्री मोबिलिटी को कई गुना बढ़ा देंगे। दोस्तों, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जापानी सेनाएं लड़ते हुए इम्फाल और कोहिमा तक पहुंच गई थी। आज उसी ऐतिहासिक जुड़ाव का एक आधुनिक आर्थिक ताकत के रूप में इसे कन्वर्ट किया जा रहा है। अब दोस्तों, जरा ध्यान से समझिए, क्योंकि यहीं पर पूरा गेम बदलता है। भारत और जापान का ये सहयोग सिर्फ भारत की सीमाओं तक सीमित नहीं है। चाइना ने बांग्लादेश के अंदर अरबों डॉलर का इन्वेस्टमेंट करके वहां के पोर्ट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर कब्जा जमाने की कोशिश कर ली है। ड्रैगन का प्लान है कि वो बांग्लादेश के जरिए बे ऑफ बंगाल के अंदर अपना परमानेंट बेस बना लेगा। अभी उसने बांग्लादेश के साथ में तीस्ता प्रोजेक्ट को लेकर के भी डील साइन कर ली है, साथ ही उनका पोर्ट भी ले लिया है। लेकिन भारत और जापान ने मिलकर के चाइना के इस सपने को चकनाचूर कर दिया है। जापान अब बांग्लादेश के अंदर मातरबाड़ी डीप सी पोर्ट का निर्माण कर रहा है। ये पोर्ट कोई साधारण बंदरगाह नहीं है, ये एक गेम चेंजर है। जापान की योजना है कि वो भारत के पूर्वोत्तर राज्यों बांग्लादेश, म्यांमार और भूटान को जोड़ करके एक नया क्रॉस बॉर्डर इकोनॉमिक जोन बनाएगा, जिससे बे ऑफ बंगाल इंडस्ट्रियल वैल्यू चेन नाम दिया गया है। दोस्तों, जब भारत का नॉर्थ ईस्ट सीधे बांग्लादेश के मातरबाड़ी पोर्ट से जुड़ जाएगा, तो भारत को सिलीगुड़ी कॉरिडोर यानी कि चिकन नेक पर अपनी डिपेंडेंसी कम करने का एक बड़ा रणनीतिक फायदा मिल जाएगा। चाइना हमेशा से भारत को इसी चिकन नेक के जरिए ब्लैकमेल करने का सपना देखता आया है, लेकिन अब ये मास्टर स्ट्रोक चाइना के हर प्लान को मिट्टी में मिला रहा है। दोस्तों, अब बात सिर्फ सड़कों और पुलों तक सीमित नहीं है। जो बात सामने दिख रही है, असली खेल उससे कहीं ज्यादा बड़ा है। हम बात कर रहे हैं कोर डिफेंस इकोसिस्टम और कटिंग एज टेक्नोलॉजी की। दोस्तों, आपको याद ही होगा कि 23 से 25 जून के बीच अंडमान और निकोबार के विजयपुरम के अंदर जापानी नौसेना का डिस्ट्रॉयर जंगी जहाज JS ताकानामी पहुंचा है। दोस्तों, अंडमान निकोबार कमांड जो भारत की इकलौती ट्राई सर्विसेज कमांड है, वहां जापानी युद्धपोत का पहुंचना कोई नॉर्मल पोर्ट कॉल नहीं है, बल्कि ये एक सीधा डिप्लोमेटिक सिग्नल है चाइना के लिए, जो इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर लगातार अपनी दादागिरी दिखाने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों, भारत और जापान ने एक एक्विजिशन एंड क्रॉस सर्विसिंग एग्रीमेंट यानी कि ACS से साइन किया है, जिसका मतलब है दोस्तों कि युद्ध या क्राइसिस के टाइम पर भारतीय नौसेना जापानी बेसों का इस्तेमाल कर सकती है और जापानी नौसेना भी भारत के अंडमान जैसे स्ट्रैटेजिक लोकेशंस का इस्तेमाल कर सकती है। दोस्तों, मलक्का स्ट्रेट, जहां से चाइना का 80% से ज़्यादा ऑयल एंड ट्रेड गुजरता है, वहां पर भारत और जापान ने मिलकर के एक ऐसा चौक पॉइंट रेडी कर लिया है कि अगर चाइना ने हिमालय की सीमाओं पर कोई हिमाकत की, तो समंदर में उसकी सप्लाई लाइन चुटकियों के अंदर काटी जा सकती है। जो बात सामने दिख रही है, असली खेल उससे कहीं ज़्यादा बड़ा है। जापान का संविधान उसे हथियार निर्यात करने से सख्ती से रोकता है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से ही जापान ने एक शांतिवादी नीति अपनाई थी, लेकिन चाइना के आक्रामक रवैये ने जापान को अपनी पॉलिसीज बदलने पर मजबूर कर दिया है और उसका सबसे बड़ा फायदा भारत को हुआ है। भारत और जापान के बीच में हाल ही के अंदर एक ऐसी डील हुई है जिसने मिलिट्री टेक्नोलॉजी के एक्सपर्ट्स को हैरान कर दिया है। दोस्तों, दोनों देशों ने भारतीय नौसेना के युद्धपोतों के लिए यूनिकॉर्न यानी कि यूनिफाइड कॉम्प्लेक्स रेडियो एंटीना मास्ट प्रणाली के कोर डेवलपमेंट और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के ऊपर डील कर ली है।
ये एक बेहद सीक्रेट एंड एडवांस्ड स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है जो नौसैनिक जहाज़ों की रडार क्रॉस सेक्शन को इतना ज़्यादा कम कर देती है कि दुश्मन के रडार के ऊपर भारत का विशाल का युद्धपोत भी एक छोटी सी मछली जैसा दिखाई देता है। जापान द्वारा अपनी इतनी क्रिटिकल और हाई टेक डिफेंस टेक्नोलॉजी दुनिया के किसी भी देश को देना एक बहुत ही दुर्लभ सी बात है। ये साबित करता है कि टोक्यो अब न्यू दिल्ली को अपना सबसे भरोसेमंद रक्षा भागीदार मान चुका है। इसके अलावा दोनों देशों के बीच में एक्विजिशन एंड क्रॉस सर्विसेज एग्रीमेंट यानी कि ACSA अपने आप में एक रणनीतिक मील का पत्थर है। इसके तहत दोस्तों भारतीय नौसेना बिना किसी रोक टोक के जापानी मिलिट्री बेसिस का इस्तेमाल कर सकती है और सेम जापान भी ऐसा कर सकता है। इसका मतलब यह है दोस्तों कि भारतीय नौसेना की पहुंच अब साउथ चाइना सी से लेकर के प्रशांत क्षेत्र के सुदूर इलाकों तक हो गई है। जब हम ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स की बात करते हैं तो भारत और जापान की इस बढ़ती नज़दीकी से सिर्फ चाइना ही परेशान नहीं है, बल्कि दुनिया के दो सबसे बड़े सुपर पावर अमेरिका और रसिया के पेट में भी एक अजीब सा दर्द उठ रहा है। आप सोचेंगे कि अमेरिका तो क्वाड के अंदर भारत और जापान दोनों का पार्टनर है, फिर उसे क्या परेशानी हो सकती है? तो दोस्तों परेशानी है भारत की रणनीतिक स्वायत्तता यानी कि स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी की। वॉशिंगटन हमेशा से चाहता है कि भारत और जापान उसके जूनियर पार्टनर्स बनकर रहें और उसकी धुन पर नाचें, लेकिन भारत और जापान अब अमेरिका पर डिपेंडेंट रहने के बजाय आपस में एक डायरेक्ट और बेहद ताकतवर सिक्योरिटी आर्किटेक्चर बना रहे हैं। अमेरिका खुश है कि चाइना को काउंटर किया जा रहा है, लेकिन वो डरा हुआ भी है कि कहीं एशिया के अंदर एक ऐसा नया पावर सेंटर ना बन जाए जो फ्यूचर के अंदर अमेरिकी डिक्टेशन को मानने से ही साफ इनकार कर दे। वहीं दूसरी तरफ रसिया, जो भारत का दशकों पुराना दोस्त है, इस पूरे समीकरण को बहुत ही पैनी और आशंकित नज़रों से देख रहा है। दोस्तों रसिया की मजबूरी है कि यूक्रेन वॉर के बाद से वह पूरी तरह से चाइना की गोद में जाकर के बैठ गया है। जापान अमेरिका का एक कट्टर सैन्य सहयोगी है और रसिया जापान के बीच में कुरील आइलैंड्स को लेकर के भयंकर तनाव भी चल रहा है। ऐसे में जब रसिया देखता है कि उसका सबसे अच्छा दोस्त भारत जापान के साथ में इतनी गहरी रणनीतिक और सैन्य साझेदारी कर रहा है, तो मॉस्को के कूटनीतिक हलकों के अंदर एक साइलेंट टेंशन जरूर क्रिएट हो रही है। दोस्तों भारत ने बड़ी ही चालाकी से रसिया को बिना नाराज किए जापान के साथ में अपने रिश्ते उस मुकाम पर पहुंचा दिए हैं जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं है। भारत और जापान सिर्फ जमीन और समंदर तक नहीं, बल्कि उन्होंने अपने इस पावर गेम को स्पेस तक पहुंचा दिया है। दोस्तों चंद्रयान 3 की ऐतिहासिक कामयाबी ने पूरी दुनिया को भारत की स्पेस पावर का लोहा मनवाया है। अब दोस्तों भारत की स्पेस एजेंसी इसरो और जापान की स्पेस एजेंसी जाक्सा मिलकर के ल्यूपेक्स यानी कि लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन पर काम कर रही है। 2027 के लिए शेड्यूल इस मिशन में जापान अपना रॉकेट और रोवर देगा, जबकि भारत अपना एडवांस लैंडर बनाएगा। दोस्तों ये दोनों मिलकर के चांद के साउथ पोल के ऊपर पानी और भविष्य के खनिजों की खोज करेंगे, लेकिन ये सिर्फ चांद की बात नहीं है। अंतरिक्ष के अंदर दोनों देशों का असली मिलिट्री ऑपरेशंस तो धरती की कक्षा में चल रहा है। इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर खासतौर पर बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर के अंदर चाइना की न्यूक्लियर सबमरीन्स लगातार घुसपैठ करने की कोशिश करती हैं। चाइना की इन साइलेंट किलर्स को ट्रैक करने के लिए भारत और जापान ने मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस का एक अभूतपूर्व नेटवर्क रेडी कर लिया है। जापान का एडवांस लैंड ऑब्जर्विंग सैटेलाइट और भारत के रडार इमेजिंग सैटेलाइट्स मिलकर के हर पल समंदर की निगरानी कर रहे हैं। दोनों देश रियल टाइम के अंदर सैटेलाइट्स का डेटा शेयर कर रहे हैं। जैसे ही चाइना का कोई जहाज या पनडुब्बी मलाक्का स्ट्रेट पार करके हिंद महासागर के अंदर दाखिल होता है, उसकी सटीक लोकेशन और मूवमेंट दिल्ली और ये टोक्यो के वॉर रूम्स में स्क्रीन पर फ्लैश होने लगती है। दोस्तों ये एक ऐसा इंटेलिजेंस ग्रिड है जिसे भेद पाना फिलहाल चाइना के लिए इम्पॉसिबल है। चलिए दोस्तों अब थोड़ा इकोनॉमिक और फ्यूचर वॉरफेयर की बात भी कर लेते हैं। आने वाला युद्ध बंदूकों या फिर तोपों से ज़्यादा माइक्रोचिप्स और डेटा पर लड़ा जाएगा, और इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा प्रेशर पॉइंट ताइवान है, जहां से दुनिया के सबसे ज़्यादा सेमीकंडक्टर आते हैं। चाइना ताइवान के ऊपर नज़र गड़ाए बैठा है और अगर वहां कुछ होता है तो पूरी दुनिया की सप्लाई चेन ठप हो जाएगी। यहीं पर सानाई तकाइची और प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात का सबसे बड़ा एजेंडा सेट होता है। दोस्तों भारत अब सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की ओर तेजी से आगे बढ़ चुका है और इसमें जापान एक बहुत बड़ा पार्टनर बनकर के उभर रहा है। दोस्तों हमारे असम में एक पूरा सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम डेवलप करने की पॉसिबिलिटीज तलाशी जा रही हैं। दोस्तों जापान का कोर फ्रेमवर्क यानी कि कनेक्टिविटी, अपॉर्चुनिटी, रेजिलियंस और इक्विटी
अब पूर्वोत्तर भारत के अंदर रोजगार और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन लेकर के आ रहे हैं। जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन यानी कि JBIC ने ग्रीन एनर्जी के लिए जो भारी भरकम फाइनेंसिंग डील साइन की है, वो इस बात का सबूत है कि जापान भारत को सिर्फ एक बाजार नहीं बल्कि एक रिलायबल स्ट्रेटेजिक अल्टरनेटिव के तौर पर देख रहा है। अब इस पूरी कहानी के अंदर पाकिस्तान कहां खड़ा है, जरा वो भी तलाश लेते हैं। तो दोस्तों, सच्चाई ये है कि पाकिस्तान इस बड़े ग्लोबल गेम के अंदर कहीं भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा। भारत की इकोनॉमी और मिलिट्री पावर इतनी बड़ी हो चुकी है कि पाकिस्तान अब भारत के लिए कोई रणनीतिक चुनौती रहा ही नहीं है। लेकिन फिर भी भारत और जापान की ये जो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग पार्टनरशिप बन रही है, वो इनडायरेक्टली पाकिस्तान की कमर पूरी तरह से तोड़ रही है। दोस्तों, पाकिस्तान पूरी तरह से चाइना के दिए हुए हथियारों और कर्जों के ऊपर जिंदा है। अब भारत जापान के सहयोग से अपने देश के अंदर ही नेक्स्ट जनरेशन वेपन्स, स्टेल्थ टेक्नोलॉजी और सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम बना लेगा। तो भारतीय सेनाओं की टेक्नोलॉजिकली सुपीरियरिटी इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि पाकिस्तान का पूरा डिफेंस स्ट्रक्चर रातों रात आउटडेटेड हो जाएगा। चाइना का CPEC यानी कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पहले ही बुरी तरह से फ्लॉप हो चुका है और अब जापान के भारत में बढ़ते इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के सामने पाकिस्तान का आर्थिक दिवालियापन और भी ज़्यादा भयानक नजर आने लगेगा। दोस्तों, भारत और जापान के बीच में होने वाले इस 16वें वार्षिक शिखर सम्मेलन का एजेंडा बहुत ही साफ है। सानाई ताकाइची और नरेंद्र मोदी जब टेबल पर बैठेंगे तो बात सिर्फ व्यापार की नहीं होगी, बात होगी एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की। ग्रीन एनर्जी के सेक्टर के अंदर जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन पहले ही भारत के अंदर भारी भरकम ग्रीन फाइनेंसिंग डील साइन कर चुका है। ऑटोमोबाइल प्रोडक्शन जो हमेशा से भारत के अंदर जापान की ताकत रहा है, अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स की तरफ भी ये शिफ्ट हो रहा है। दोस्तों, भारत के पास में दुनिया का सबसे बड़ा युवा वर्कफोर्स है, सबसे बड़ा डेटा कंज्यूमर बेस है और एक बेहद आक्रामक विदेश नीति है। वहीं जापान के पास में दुनिया की सबसे बेहतरीन टेक्नोलॉजी, अपार पूंजी और इंडस्ट्रियल अनुशासन है। जब ये दोनों ताकतें आपस में मिलती हैं तो जो सिनर्जी प्रोड्यूस होती है वह किसी भी वेस्टर्न सुपर पावर को टक्कर देने के लिए काफ़ी है। दोस्तों, मालाबार, GMAX, धर्म गार्जियन, वीर गार्जियन और शिन्यू मैत्री जैसी मिलिट्री युद्धाभ्यास अब सिर्फ एक रूटीन ड्रिल नहीं रह गई हैं। ये युद्धाभ्यास अब एक कंबाइंड कॉम्बैट रेडनेस के अंदर तब्दील हो चुकी हैं। दोनों देशों की सेनाएं एक दूसरे के साथ मिलकर के जल, थल और नभ के अंदर जिस तरह से ऑपरेट करना सीख रही हैं, वह इस बात का सीधा संकेत है कि अगर एशिया के अंदर कोई भी युद्ध भड़कता है तो भारत और जापान एक सिंगल एंटिटी की तरह काम कर सकते हैं। क्वाड स्पेस वॉकिंग ग्रुप के तहत भारत और जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के साथ में मिलकर के जो रीजनल नेविगेशन और डिजास्टर मैनेजमेंट सिस्टम डेवलप हो रहा है, जो वो सीधे तौर पर चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव और उसके स्पेस प्रोग्राम्स को काउंटर करने के लिए डिजाइन किया गया है। दोस्तों, ये पूरी की पूरी जियोपॉलिटिकल शिफ्ट इस बात का सबूत है कि 21वीं सदी एशिया की सदी है, लेकिन ये सदी बीजिंग के डिक्टेशन से नहीं बल्कि न्यू दिल्ली और टोक्यो की कूटनीति से चलेगी। चाइना ने अपनी आक्रामकता से जो डर प्रोड्यूस किया है, उससे डर ने आज उसके दो सबसे बड़े पड़ोसियों को एक अभेद्य दीवार के अंदर तब्दील कर दिया है। भारत और जापान की ये रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी अब एक ऐसे मुकाम पर पहुंच चुकी है जहां से ये सिर्फ एशिया का नहीं बल्कि पूरी दुनिया का भविष्य तय करेगी। सेमीकंडक्टर से लेकर के स्पेस तक और समंदर की गहराइयों से लेकर के पूर्वोत्तर के पहाड़ों तक एक नया जाल बुना जा रहा है। अब जो कुछ होगा वो ग्लोबल हिस्ट्री के पन्नों में सुनहरे अक्षरों के अंदर लिखा जाएगा। चाइना की विस्तारवादी नीतियां अब उसी के गले की फांस बन चुकी हैं और भारत जापान की ये दोस्ती उस फांस को लगातार कस रही है। तो दोस्तों, इस पूरे एनालिसिस को देखने और समझने के बाद में अब मैं ये सवाल आपके ऊपर छोड़ता हूं, आपको क्या लगता है, क्या भारत और जापान का ये रणनीतिक गठबंधन आने वाले टाइम के अंदर चाइना को बुरी तरह से बैकफुट पर धकेलने में कामयाब हो पाएगा, या फिर ड्रैगन कोई नया और खतरनाक दांव चलेगा जिसकी भनक अभी तक किसी को नहीं है? साथ ही दोस्तों, इससे हम बांग्लादेश को भी कैसे काउंटर कर पाएंगे? अपनी राय जरूर लिखें। नमस्कार।